एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज हम लोग क्लास 11th के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसको देखेंगे और आज उसको डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम लोग भूकंप के बारे में और पृथ्वी के जो आंतरिक संरचना है उन सारे चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। साथ में इन आंतरिक संरचनाओं को जानने के लिए जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कारण है इन सारे को देखने वाले हैं। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि आज इस चैनल को आपके सपोर्ट की जरूरत है। साथ में प्रीवियस सारे क्लासेस के 6th, 7th, 8th, 9th और 10th के वीडियोस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है आपके लिए। जो ज्योग्राफी का है वो आप हमारे प्लेलिस्ट से जाकर के देख सकते हैं। वो आपको बहुत हेल्प करेंगे बेसिक सारे बातों को समझने के लिए। इसके बाद हम लोग मॉडरेट टाइप क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे जो 6 to 12th के आपके क्वेश्चंस होंगे। साथ में आपको जो सीएपीएफ, यूपीएससी और सीडीएस वगैरह के जितने क्वेश्चंस होते हैं सारे को सॉल्व कराएंगे। बट आपके बेसिक जो है उसको क्लियर किया जा रहा है इन सारे जो आपके बेसिक ब्रिज के नाम से जो आपके कोर्स स्टार्ट किए गए हुए हैं उसके माध्यम से। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना को अप्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर समझा जा सकता है और इसके लिए प्रत्यक्ष प्रमाण की भी आवश्यकता होती है। बिना इसके हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि न तो इसके आंतरिक भाग में ये पृथ्वी है और इसके आंतरिक भाग में न तो कोई जा पाया है, क्लियर बात है, और ना कोई जा पाएगा, क्योंकि यहाँ की जो टेम्परेचर होगी वो बहुत ज्यादा होगी और आज तक यहाँ पर कोई जाने की कोशिश नहीं कर सकता है। केवल एक स्पेसिफिक जगह तक आप खोदाई कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या है, बट आप वहां के उसके बिल्कुल केंद्र तक या फिर उसके जो है वो अंत वाले भाग तक कभी नहीं जा सकते हैं। नॉट पॉसिबल, ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है। बट अगर टॉपिक के ऊपर फिर हम लोग आए तो यह समझने के लिए कि पृथ्वी के अंदर कंपन क्यों होती है। पृथ्वी कभी कभी आप देखते होगा पृथ्वी पूरी तरीके से इस तरीके से हिल जाता है। क्यों हिलता है, क्या रीजन है इसके पीछे, या फिर सुनामी कैसे आ जाती है, लहरें कैसे पैदा हो जाती है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विस्तार किस तरीके से हो रहा है। इन सारे चीजों को जानने के लिए हम लोगों को, या फिर भूप्रपट्टी और क्रोड सभी पदार्थ की परतों के रूप में कैसे विभाजित हुआ है, इन सारी चीजों को जानने के लिए हमको इस चैप्टर को हम लोगों को डिस्कस करना होगा, तभी हम इन चीजों को जानेंगे। वैसे अगर पृथ्वी की त्रिज्या की बात करें तो ये जो है 6370 किलोमीटर है। ठीक है, त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या की बात करता है, यह 6370 किलोमीटर है। आगे अगर प्रत्यक्ष स्रोत के रूप में आए जिससे हम पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं को जान पाएंगे तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि पृथ्वी से सबसे आसानी से उपलब्ध जो ठोस पदार्थ होते हैं, धरातलीय चट्टान अथवा चट्टाने, जो हम खनन क्षेत्र से प्राप्त करते हैं और इससे अधिक गहराई में जा पाना, मतलब कि जो हम खनन क्षेत्र से प्राप्त करते हैं और इससे जो हमें जानकारियां मिलती है ये भी हमें पृथ्वी को जानने में अहम भूमिका निभाती है। बट अगर बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के सोने की खानें जो 3 से 4 किलोमीटर गहरी है, इससे अधिक गहराई तक जा पाना अब असंभव हो चुका है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो पृथ्वी के एक भाग तक आप जा सकते हैं जो 3 से 4 किलोमीटर है। इसके बाद आप जाइएगा तो आपके लिए जो आपकी जो औजारें होंगी, आपके लिए सबसे पहले ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, साथ में अलग तरीके की गैस यहाँ से फॉर्म होगी। यहाँ पे आपको मैग्मा दिखाई देगा, वो मैग्मा अलग तरीके का होगा, वहां से जो गैसें निकलने वाली होगी बहुत हानिकारक होगी। तो पॉसिबल नहीं है इसके अंदर तक जाना, शायद तापमान के साथ साथ और भी गैसों के प्रॉब्लम के कारण या फिर अलग चीजों के कारण। वैसे अगर हम लोग देखें तो आज तक के सबसे गहरा ड्रिल जो किया गया है, सबसे ज्यादा अंदर तक जो खुदाई किया गया हुआ है, वो आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर तक की गहराई को किया गया हुआ है और इसके लिए बहुत पैसे खर्चे किए गए हुए थे। और यहाँ पर जाने के लिए स्पेसिफिक आपको औजार की जरूरत पड़ी हुई थी, साथ में मनुष्य यहाँ तक नहीं गए हुए थे। ये सारे काम आपके रोबोट या फिर मशीनों के द्वारा किए गए हुए थे। मतलब अगर आदमी की बात करें तो ये 3 से 4 किलोमीटर तक ही अंदर जाकर के कुछ काम को कर सकता है। इसके बाद जाने पे सफोकेशन या फिर आदमी की मृत्यु हो सकती है। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो ज्वालामुखी उद्गार प्रत्यक्ष जानकारी का एक अन्य स्रोत है। ज्वालामुखी उद्गार से भी हमें पता चल पाता है कि पृथ्वी के अंदर क्या है। जैसे मैग्मा जो निकलता है लावा के रूप में पृथ्वी के ऊपर, ये बहुत सारी चीजों को प्रदर्शित करता है कि पृथ्वी के अंदर क्या है। ये चीजें क्लियर है। अप्रत्यक्ष स्रोत के ऊपर अगर हम लोग आएंगे तो पदार्थ के गुणधर्म के विशेषण से पृथ्वी के आंतरिक भाग की अप्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कि खनन क्रिया से हमें पता चलता है कि पृथ्वी के धरातल में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान एवं दाब की वृद्धि होती है। ये कौन सा रीजन है? ये अप्रत्यक्ष
रीजन है। वैसे पृथ्वी पे जो हमारे जो अगर देखिएगा आप तो पृथ्वी पर जो भी उच्चवच का निर्माण हो जाता है या फिर अगर देखिएगा को दो स्थलाकृति का निर्माण होता है, इसमें जो है वो आंतरिक बल और बाह्य बल की अहम भूमिका होती है। लेकिन आंतरिक बल जो आपके प्रत्यक्ष स्रोत हो जाते हैं, अप्रत्यक्ष स्रोत में जब आप इस स्थलाकृति को खोदिएगा तो भी आपको बहुत सारी जानकारी दे देगी पृथ्वी के बारे में। क्लियर है यहाँ तक की बातें? अब अगर हम लोग आएंगे पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत उल्का भी है, क्योंकि उल्का को जो है ना वो ऐसा माना जाता है कि ये जो है वो पृथ्वी से बिल्कुल मिलती जुलती है और वैसे ही पदार्थ के बने होते हैं जैसा कि पृथ्वी बना हुआ है। तो आप उल्का के अध्ययन से भी पृथ्वी का अध्ययन कर सकते हैं। ये बिल्कुल एनसीईआरटी में लिखा गया हुआ है और एनसीईआरटी बुक बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद बनाया जाता है। तो ये फैक्ट्स जो है वो कहीं ना कहीं से आपके वैज्ञानिक के थ्रू ही दिए गए होंगे, तभी ये चीज यहाँ पे लिखा गया हुआ है। और अगर हम लोग बात करें इसके ऊपर तो अन्य जो अप्रत्यक्ष स्रोत आपके आते हैं वो गुरुत्वाकर्षण आ जाता है, चुंबकीय क्षेत्र आ जाता है, भूकंप संबंधी क्रियाएं आ जाती है। ये सारे हमें अप्रत्यक्ष रूप में पृथ्वी के आंतरिक जो है वो संरचना को जानने में अहम भूमिका निभाती है। भूकंप की अगर हम लोग बात करें तो सरल भाषा में भूकंप का अर्थ होता है पृथ्वी का कंपन, बट जो इसके रीजन्स होते हैं वो प्लेट का टकराना होता है, प्लेट का टूटना होता है, प्लेट का खिसकना होता है, प्लेट का एक के ऊपर एक चढ़ना होता है। ये सारे रीजन जो है वो कहीं ना कहीं से भूकंप का कारण बन करके आती है। वैसे अगर हम लोग देखेंगे तो भूप्रपट्टी के सैलों में गहन दरारें ही भ्रंश होती है और भ्रंश के दोनों तरफ सैलें विपरीत दिशा में गति करती है। जहां ऊपर के सैलखंड दबाव डालते हैं जिसके आसपास की घर्षण उन्हें परस्पर बांधे रहती है, फिर भी अलग होने की प्रवृत्ति के कारण एक समय पर घर्षण का प्रभाव कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप सैल खंड जो होता है वो विस्कृत होकर अचानक एक दूसरे के विपरीत दिशा में खिसक जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा निकलती है और यही तरंगे जो होती है वो भूकंप के रूप में जानी जाती है। और जहां पे ये ऊर्जा निकलती है उसको हम लोग भूकंप का उपकेंद्र बोलते हैं, मतलब फोकस बोला जाता है, और इसे अवकेंद्र भी कहा जाता है जिसको हाइपोसेंटर बोला जाता है। परंतु भूतल पर ये जो है यहाँ पर अगर ये चीज हुआ तो ये इसका जो है भूतल होगा, और यहाँ अगर पृथ्वी पर इसके बिल्कुल सामने 90 डिग्री पे जो आता है इसको भूकंप का अधिकेंद्र बोला जाता है, जहां पे सबसे पहले तरंग को महसूस किया जाता है। और ये बिल्कुल जहां भूकंप का जो है वो फोकस होता है वहां से 90 डिग्री के ऊपर होता है ये, और इसी को अधिकेंद्र बोला जाता है जिसको एपिसेंटर कहते हैं हम लोग। भूकंपीय तरंग के ऊपर अगर हम लोग आएंगे तो सभी प्राकृतिक भूकंप जो है वो स्थल मंडल में ही आते हैं और कहीं पे आते नहीं है। प्राकृतिक भूकंप की बात करें और स्थल मंडल पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर तक की गहराई वाले भागों में होता है। और भूकंपीय यंत्र सिस्मोग्राफी से, ये आपके प्री के फैक्टर में आ जाएंगे, सिस्मोग्राफी से भूकंपीय तरंग को मापा जाता है। बुनियादी तौर पर भूकंप की तरंगे दो प्रकार की होती है, भूगर्भिक तरंगे और धरातलीय तरंगे। तो भूगर्भिक तरंगे जो होती है, तरंग को दो भागों में बांटा गया, भूगर्भिक तरंग और जो है जिसको बड़ी वेव बोला जाता है और दूसरा सरफेस वेव होता है। तो भूगर्भिक तरंगे जो होती है वो उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा होती है और पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर दिशाओं में आगे बढ़ती जाती है। मतलब पृथ्वी के अंदरूनी भाग, ये पृथ्वी के अंदरूनी भाग से ऐसे भागेगी। और भूगर्भिक तरंगे जो होती है वो धरातलीय सैलों के माध्यम से अन्योन्य क्रिया के कारण नई तरंगे उत्पन्न करती है जिन्हें धरातलीय तरंग कहा जाता है। तो अब ये जो धरातलीय तरंग होगा ये अपने साथ अलग तरीके के तरंग को पैदा करेगा, ठीक है, और ये तरंगे धरातल के साथ साथ चलती है। ये चीजें क्लियर है। बाद में ये जो है वो पी और एस तरंग के रूप में आती है। वैसे अगर हम लोग देखेंगे तो पदार्थों के घनत्व में भिन्नता होने के कारण परावर्तन, रिफ्लेक्शन और आवर्तन जो है रिफ्रैक्शन होता है, जिसे इन तरंगों की दिशा बदलती है। और भूगर्भीय तरंगे दो प्रकार की होती है जिसको पी तरंग और एस तरंग के नाम से जाना जाता है। ये आपका जो फैक्टर है इसको आप वीवीआई कर लीजिएगा और इसका स्नैप ले लीजिएगा, ये आपको आगे की बातें क्लियर कर देगा। अगर भूकंप यंत्र की बात करें तो ये सिस्मोग्राफ होता है, दूरस्थ स्थानों से आने वाले भूकंपीय तरंग को अभिलेखित करता है। और कुछ ऐसे भी क्षेत्र होते हैं जहां पर कोई भूकंपीय तरंग नहीं होता है, जिसको हम लोग जिसको अभिलेख नहीं किया जा सकता है, ऐसे भूकंपीय को हम लोग छाया जोन बोलते हैं। और सेम सिचुएशन यहाँ पे आपको बताया गया, जैसे 105 डिग्री का ये है, 105 डिग्री का ये है, और यहाँ पे कोई भी भूकंपीय तरंग नहीं हुआ क्योंकि ये जो है वो इसके केंद्र से स्टार्ट होता है और अधिकेंद्र पे जाता है। तो यहाँ पे फोकस से लेकर के एपी सेंटर तक अगर जा रहा है तो ये जो एरिया है ये बिल्कुल खाली पड़ जाता है और यही तरंग जो है ये जो है वो छाया क्षेत्र बोला जाता है। क्लियर है यहाँ तक की बातें?
और अगर इसके ऊपर देखेंगे हम लोग तो भूकंप के प्रकार जो है वो आपको यहाँ पर दे दिए गए हुए हैं। इसका आप स्नैप लीजिए और या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा डिस्कस करने की नहीं है, बहुत बेसिक बातें हैं और ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो बहुत चीजों को डिस्कस नहीं करना है, केवल हमें यहाँ पर जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको बस डिस्कस करना है, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होने स्टार्ट होंगे। भूकंपीय तरंग मापी की अगर बात करें तो इसको रिचर स्केल पे मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता को ये मापता है, ठीक है। और भूकंप के माप ये रिचर स्केल के अनुसार तीव्रता जो है वो 1 से 10 के बीच में हो सकती है। और भूकंप से के जो प्रभाव होते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं, जैसे भूमि का हिलना, धरातलीय विसंगति, भूस्खलन हो जाता है, मृदा द्रवण हो जाता है, धरातल का एक तरफ झुक जाना, हिमस्खलन, धरातलीय विस्थापन, बांध का कटाव या टूटना, आग लग जाना, इमारतों का टूटना, वस्तुओं का गिरना और सुनामी आ जाना। ये सबसे लास्ट कंडीशन होता है जब सुनामी आ जाती है। और अगर बात करें तो सुनामी का प्रभाव तभी पड़ता है जब भूकंप का अधिकेंद्र समुद्र के पास होता है। जनरली तो यहाँ पे होता है, लेकिन यही चीज अगर समुद्र के केंद्र में अगर यहाँ पे आएगा, इसका फोकस होगा और ऊपर का जो एरिया अधिकेंद्र के रूप में आएगा, ये सुनामी लेकर के आता है और इसी को सुनामी के रूप में जाना जाता है। यहाँ तक की बातें क्लियर है। पृथ्वी की संरचना पर अगर आए हम लोग, पृथ्वी के आंतरिक संरचना पे भी हम लोग आ रहे हैं। तो ये जो है भूप्रपट्टी की बात करें तो सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन होता है ये भूप्रपट्टी होता है। और यहाँ यह बहुत भंगुर होता है, मतलब मिट्टी को आप देखते हैं हाथ से छूते हैं तो दरदरा हो जाता है, तो ये इसमें जल्दी टूटने की प्रवृत्ति होती है। और भूप्रपट्टी की मोटाई जो होती है वो महाद्वीपों और महासागरों के नीचे अलग अलग होती है। तो महासागरों में भूप्रपट्टी की मोटाई जो है वो महाद्वीपों की तुलना में बहुत कम होती है। मतलब कि आप वहां महासागरों के पास अगर जाइएगा तो उसका जो ये वाला पोर्शन होगा, यहाँ पे भूप्रपट्टी की मात्रा बहुत कम होगी, नीचे आपको ईंट कंकर रोड़े मिलेंगे। क्लियर है। कुछ इस तरीके का चीज आपको यहाँ पे दिया गया हुआ है। ये भूप्रपट्टी है, 100 किलोमीटर तक की मोटाई होती है इसकी। मेंटल की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है वो भूप्रपट्टी भूगर्भ में प्रपट्टी के नीचे वाला भाग को मेंटल बोला जाता है। मतलब ये प्रपट्टी है, ये वाला पार्ट जो है ये मेंटल कहा जाएगा। और बीच का जो सबसे सेंटर वाला पार्ट होता है इसको हम लोग क्रोड बोलते हैं। तो इसकी जो गहराई होती है वो 2900 किलोमीटर तक पाई जाती है। और स्थेनो शब्द का अर्थ होता है दुर्बलता, और इसका ऊपरी जो भाग होता है मेंटल का ऊपरी भाग, ये दुर्बलता मंडल के नाम से भी जाना जाता है, स्थेनोस्फेयर के नाम से जाना जाता है। और स्थेनो शब्द का अर्थ होता है दुर्बलता। और बाकी अगर इसकी विस्तार की बात करें तो 400 किलोमीटर तक आंका गया है। और ज्वालामुखी उद्गार के समय जो लावा धरातल के पास पहुंचता है वो इसी स्रोत से होकर के आता है, जो कि आपका क्या कहलाता है, ये आपका मेंटल कहलाता है। और अगर इसके बाद क्रोड की बात हम लोग करेंगे तो क्रोड व मेंटल की सीमा 2900 किलोमीटर तक की गहराई पर होती है। और बाह्य क्रोड जो है वो तरल अवस्था में होता है, जबकि आंतरिक क्रोड जो होता है वो ठोस अवस्था में होता है। और क्रोड जो है वो भारी पदार्थ, मुख्य निकेल व लोहे के बने होते हैं। इसको आप प्री फैक्टर में जोड़ लीजिएगा कि जो क्रोड है वो भारी पदार्थ का बना हुआ होता है, जिसमें निकेल और लोहा होता है, जिसे हम लोग नीफे बोलते हैं, निकेल और लोहा के नाम से। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ, हम लोग ज्वालामुखी की बात करते हैं अगर, तो ज्वालामुखी वह स्थान होता है जहां से निकलकर गैसें, राख और तरल चट्टानी पदार्थ, लावा पृथ्वी पर आती है। तो ये कुछ इस तरीके से ज्वालामुखी अगर होगी तो पृथ्वी के आंतरिक भाग, मतलब कि यहाँ पे क्रोड से होकर के इस तरीके से आपके जो है वो मैग्मा जो है लावा के रूप में पृथ्वी पर निकलती है, जिसमें गैसेस भी होती है। अगर तरल चट्टानी पदार्थ दुर्बलता मंडल से निकलकर धरातल पर पहुंचता है, ये चीजें पहले भी आपको मेंटल के साथ क्लियर कर दिया गया हुआ था। और ये जो है मेंटल के ऊपरी भाग में यह मैग्मा कहलाता है, और जब यह भूप्रपट्टी के ऊपर पहुंचता है तो इसको लावा बोल दिया जाता है। क्लियर है। इसके बाद अगर बात करें हम लोग ज्वालामुखी उद्गार के समय में, तो नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक, क्लोरीन, हाइड्रोजन व ऑर्गेनिक, इन सारे गैसेस जो हैं वो ज्वालामुखी उद्गार के समय में निकल करके आती हैं। अब ज्वालामुखी के प्रकार को हम लोगों को देखना है, जो कुछ इस तरीके से है, जहां पे बहुत ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है। और यहाँ से क्वेश्चंस जो आते हैं बहुत एक उसका बाउंड्री है, उस बाउंड्री के भीतर ही आता है। और सिल्ट ज्वालामुखी की बात अगर करेंगे, सिल्ट वोल्केनोज की, तो बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखी जो है वो सिल्ट ज्वालामुखी जो है वो सिल्ट ज्वालामुखी के रूप में ही पाई जाती है। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल जो है वो हवाई द्वीप का ज्वालामुखी है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर है। और सिल्ट ज्वालामुखी कुछ इस तरीके के आपको दिखाई देगी, यहाँ पे है इसके बेस्ट उदाहरण। यह जो है वो लावा उद्गार के समय बहुत तरल होता है, और इस कारण इन ज्वालामुखी का जो ढाल होता है वो तीव्र नहीं हो पाता है। मतलब ये देखिए बहुत तीव्र नहीं है इसका ढाल। तो ये चीजें आपको
दिखाई गई है यहाँ पर। इसके बाद यदि इस तरह जो है वो निकास नलिका में पानी भीतर की तरफ चला जाता है तो ये ज्वालामुखी विस्फोट भी हो जाते हैं कभी कभी। तो ये जो पदार्थ, ये जो आप ढाल देख रहे हैं यहाँ पे पानी जाता है बरसात के समय में, और फिर से जब इसमें विस्फोट होता है तो क्या हो जाता है कि कम विस्फोट होना ही इसकी विशेषता है, क्योंकि जब पानी चले जाते हैं तो भीतर का जो पोर्शन होता है वो ठंडा हो जाता है और फिर इसमें बहुत धीरे धीरे विस्फोट होता है, बहुत ज्यादा विस्फोट नहीं होता है। मिश्रित ज्वालामुखी की अगर आप बात कीजिएगा तो इन ज्वालामुखी में बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे व श्यान मतलब गाढ़ा और चिपचिपा लावा उद्गार पाया जाता है। कुछ ऐसे भी ज्वालामुखी होते हैं जिसमें जब ब्लास्ट होता है या ज्वालामुखी उद्गार होते हैं तो लावा बहुत गाढ़ा आपको दिखाई देगा, बहुत चिपचिपा होता है, वो आपको मिश्रित ज्वालामुखी में देखने को मिल जाएगा। चीजें क्लियर है यहाँ तक। अब अगर ज्वालामुखी कुंड की बात कीजिएगा तो ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी, और आमतौर पर इतने विस्फोट होते हैं कि इनमें विस्फोटक होता है कि ऊंचा ढाल के बजाय यह स्वयं नीचे धंस जाता है। यह ज्वालामुखी कुंड कहलाता है, मतलब कि इतना ज्यादा विस्फोट होता है ना कि ये जो ज्वालामुखी है ये नीचे की तरफ ही धंस जाता है। ये क्लियर बातें यहाँ पर की गई हुई है। और अगर हम लोग बेसाल्ट प्रवाह की बात करें, ये भी ज्वालामुखी का ही पार्ट है। फ्लड बेसाल्ट ये जो है प्रोवाइंसेस है, ये ज्वालामुखी अत्यधिक तरल लावा उगलते हैं जो बहुत दूर तक बह करके निकलते हैं और संसार के कुछ भाग में 1000 वर्ग किलोमीटर तक घने इसके प्रवाह होते हैं। और भारत का दक्कन का ट्रैप, जिस पर वर्तमान महाराष्ट्र का पठार का ज्यादा भाग पाया जाता है, वो भी जो है वो बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र मतलब कि बेसाल्ट ज्वालामुखी का एक आपको उदाहरण देखने को मिलेगा। मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी की बात करें तो इन ज्वालामुखी का उद्गार महासागरों में होता है, और मध्य महासागरीय कटक एक श्रृंखला है जो 70,000 किलोमीटर से अधिक लंबी है, जो कि सभी महासागरीय बेसिन में फैली हुई है। तो ये ज्वालामुखी के प्रकार है। और ज्वालामुखी स्थलाकृति की अगर बात करेंगे तो अंतर्वेदी ज्वालामुखी भी होते हैं, जो ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकलता है उसे ठंडा होने में से अग्नेय सेल बन जाता है, और यह लावा जमाव या फिर धरातल तक पहुंच कर होता है। ये धरातल तक पहुंचने से पहले कभी कभी क्या होता है कि ज्वालामुखी उद्गार इस तरीके से हो रहा है, लेकिन ये धरातल पर पहुंचने से पहले ही यहाँ पर जम जाते हैं। ये आपके जो है वो अग्नेय सेल के रूप में भी आते हैं, और साथ में जो है सेल बन जाता है, और इसके स्थान पर अग्नेय सेल का वर्गीकरण भी किया जाता है, जिसको ज्वालामुखी सेल लावा तरल पर पहुंच करके ठंडा हो जाता है, इसको ज्वालामुखी अग्नेय सेल बोला जाता है। और पतालीय जब भीतर रह जाता है तो ये जो है ये तब क्या होता है कि तब लावा भूपटल के भीतर ठंडा हो जाता है तो कई आकृतियों का निर्माण कर देता है। ये जो है ये ज्वालामुखी अंतर्वेदी स्थलाकृति का निर्माण कर देता है। ये चीजें क्लियर है। जब बाहर आएगा तो अग्नेय सेल बनेगा और भीतर आएगा तो भी ये अलग जो है वो स्थलाकृति का निर्माण करेगा। बैथोलिक की अगर बात करें तो यदि मैग्मा का बड़ा पिंड जो है भूप्रपट्टी के भीतर ही, मतलब ये भूप्रपट्टी है, इस भूप्रपट्टी के भीतर ही अगर ये ठंडा हो जाता है तो ये बिल्कुल इस तरीके के गुंबद का निर्माण कर देता है, और यही बैथोलिक कहा जाता है। ये ग्रेनाइट बनने का पिंड होता है और बैथोलिक इसको बोला जाता है। मतलब कि इस तरीके का जो मतलब बैथोलिक जो ज्वालामुखी होगा ना, ये जो है वो आपको ग्रेनाइट बनाएगा, और अंतर्वेदी आकृति जो है इससे आपके अग्नेय सेल बनते हैं। क्लियर है। कैथोलिक की अगर बात करें तो यह गुंबदनुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टान है, जिसका तल समतल व एक पाइप रूपी वाहक नली के रूप में जुड़ा होता है, जिसकी आकृति धरातल पर पाए जाने वाले मिश्रित ज्वालामुखी के गुंबद से मिलती जुलती है। ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर किया गया हुआ है। और है लेपोथिक और फैलोथिक सेल, इसको आप स्नैपशॉट लीजिए और इस दोनों को आप खुद से डिस्कस कीजिए। इसमें कहीं या तो यहाँ से ना तो कभी क्वेश्चन आए हैं और ना कभी क्वेश्चन आएंगे, इसलिए इसको आप केवल स्क्रीनशॉट लेकर के इसको पढ़ें और इसको स्किप कर दें, यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ये चीजें आपको बताने की कोशिश की गई हुई थी इस चैप्टर के माध्यम से, जो आपका था चैप्टर नंबर 3, जिसमें आपने देखा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो ये था आज के चैप्टर के लिए, जो चैप्टर नंबर 3 था 11th के ज्योग्राफी का। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 में। और अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आज इस चैनल को आपके सपोर्ट की जरूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।